हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका आज के हमारे नए सेशन में। आज हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस का 5 नंबर का टॉपिक ओपेक मीटिंग देखने वाले हैं। लास्ट टॉपिक था हमारा मॉनसून और मॉनसून का इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर होने वाला असर। आज का हमारा टॉपिक है ओपेक मीटिंग। ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को ओपेक कहा जाता है। इसकी स्थापना बगदाद यानी कि इराक में 1960 में 5 देशों ने अर्थात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। अब अगर आप देखेंगे कि 1960 में इन देशों ने ये सब किया था, अब स्थिति बदल गई है। वेनेजुएला तो दक्षिण अमेरिका का एक देश आता है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश आता है, लेकिन वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑयल के भंडार है। उन्हें संगठन का संस्थापक सदस्य बनना था। ओपेक में उन देशों की सदस्यता होती है जो इम्पोर्टेंट तेल उत्पादक और निर्यातक है। वर्तमान में संगठन में टोटल 12 सदस्य देश है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला और अन्य सारे देश, जिसमें यूएई, एंगोला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये सब अफ्रीकी देश भी आते हैं। यूएई मिडिल ईस्ट का आता है, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या समय के साथ बदलती रहती है। यहाँ पे आप देखोगे, मैंने यहाँ पे जो मार्किंग की हुई कंट्रीज है, जो 12 देश है, ये ओपेक कंट्रीज है। इसमें दो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, इक्वाडोर और वेनेजुएला। अफ्रीका के आपको एंगोला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरेबिया तो मिडिल ईस्ट में आएगा। उसके बाद मिडिल ईस्ट के यानी कि मध्य पूर्व एशिया के जो आएंगे, इराक, ईरान, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ये सब यहाँ पे आते हैं। देखिए, दुनिया में ऑयल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात ईरान अमेरिका के वॉर से आपने देखी है। तो ये जो कंट्री थे जिनके देश से ऑयल निकलता है और ये लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक डिसीजन मेकिंग पावर होल्ड करते हैं। निर्णय जो है वो सामूहिक रूप से सदस्य देशों के बीच सहमति के माध्यम से लिए जाते हैं। संगठन नियमित रूप से बैठकें बुलाता है, जिन्हें अक्सर ओपेक मीटिंग कहा जाता है, जहां सदस्य देश मुद्दों पर चर्चा करते हैं और तेल का प्रोडक्शन, वैल्यू और बाजार की स्ट्रैटेजी से संबंधित इंपॉर्टेंट निर्णय करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ओपेक मीटिंग होती है, तब ये देश डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब। जब ये लोग प्रोडक्शन कम करते हैं तो प्राइसेस बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होने के चांसेस होते हैं। जब ये लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो प्राइसेस थोड़ी कंट्रोल में रहती है। ऑयल प्रोडक्शन कोटास, ओपेक का एक इम्पॉर्टेंट काम है कि हर एक सदस्य देश के लिए एक उत्पादन कोटा तय करना। यानी कि इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, अपने आप में एक समझौता करके रखा है, किस देश से कितना ऑयल निकाला जाएगा। ये लोग एक साथ मीटिंग करते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं। टाइम के अनुसार इसमें चेंजेस होते हैं। इन कोटाओं से तय होता है कि हर एक देश को कितना तेल उत्पादन करना है और कितना तेल बेचना है। यानी कि जमीन से कितना तेल निकालेंगे और कितना दूसरे देशों को बेचेंगे, ये लोग आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार में ओवर सप्लाई और अंडर सप्लाई को रोकना है, जो तेल के मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। आपको भी पता है कि जो तेल के जो कुएं होते हैं, ऐसा नहीं कि मन में आया तो उसको बंद कर दिया, मन में आया तो उसको चालू कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑयल निकलना लगातार चालू ही रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई ऑयल जो है वो स्टोर करके रख देते हैं। अभी आपने देखा होगा ईरान क्या कर रहा है, इनके ऑयल स्टोरेज को हिट कर रहा है। इनकी रिफाइनरीज धू धू करके जल रही है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, अगर कीमतें बहुत बढ़ने लगेगी तो ये क्या करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा ऑयल मार्केट में आ जाए और कीमतें कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप बोलेंगे कि अगर कीमतें बढ़ेगी तो इन देशों को भी फायदा होगा ना, इनका ऑयल महंगा बेचा जाएगा। लेकिन देखो, दुनिया में अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि इनका देश ऑयल निकलता है, इन देशों में ऑयल निकालते हैं ये लोग, तो इनको सब कुछ आ गया, नहीं। इनके यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती है। ऑयल अगर महंगा होगा तो वो चीज़ें इनको महंगी खरीदनी पड़ती है। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, इसलिए ये लोग और दूसरे देशों का दबाव भी होता है कि ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ओवर सप्लाई अंडर सप्लाई को रोकने के लिए चेंजेस करते रहते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन, ओपेक का लक्ष्य है बदलती बाजार स्थितियों के जवाब में उत्पादन स्तर को समायोजित करके तेल की कीमतों को स्थिर करना। उदाहरण के लिए, अगर यदि तेल की कीमतें बहुत कम है तो ओपेक कीमतें बढ़ाने के लिए उत्पादन कम करने का निर्णय ले सकता है।
इसके विपरीत अगर कीमतें बहुत ज़्यादा है तो वो मांग को पूरा करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए उत्पादन बढ़ा सकता है। कोरोना में तेल का जो डिमांड है वो बिल्कुल बंद हुआ था। क्रूड ऑयल कोई खरीद नहीं रहा था, कीमतें माइनस में आ गई थी। ठीक है। इसलिए उस समय पे क्या किया था, तेल का जो प्रोडक्शन है वो कम किया गया था। कोरोना के बाद जब सब कुछ फिर से वापस से चालू हुआ, उसके बाद रशिया का वॉर शुरू हुआ, तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, तेल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया और ज़्यादा तेल ज़मीन से निकालना शुरू किया, बेचना शुरू किया, जिससे तेल की कीमतें जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। अब रिसेंटली देखो, यहाँ पे ये यूएस ऑयल का ग्राफ है। जब से ईरान का वॉर शुरू हुआ है, आप देखेंगे जो $70 $60 कीमतें चल रही थी, वो $100 के ऊपर आ चुकी है। अब भारत ने क्या किया, हम बाहर से तेल मंगवाते हैं, ये सच बात है, लेकिन भारत में भी हमारे ज़रूरत का कुछ ना कुछ तेल तो निकलता ही है। तो हमने क्या किया, हमारे देश में जो तेल निकलता है उसको और प्रोडक्शन करना शुरू किया है। ठीक है, यानी कि और ज़्यादा तेल निकालना शुरू किया है। तो ये प्रोडक्शन और सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्रोडक्शन कम करना, प्रोडक्शन बढ़ाना चालू रहता है। मार्केट इन्फ्लुएंस, ओपेक के निर्णयों और घोषणाओं का वैश्विक तेल बाजारों पर इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। कीमतों को प्रभावित करने की संगठन की क्षमता, इसकी सामूहिक उत्पादन क्षमता और दुनिया के तेल भंडार के एक बड़े हिस्से पर इसके नियंत्रण से प्रभावित होती है। देखो, ये लोग जो डिसीजन लेते हैं इसका पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन देशों के पास ही ऑयल है। इस इनसे बहुत ज़्यादा ऑयल रशिया के पास भी है और अमेरिका के पास भी है, लेकिन ये देश बहुत दूर पड़ते हैं भारत के प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे तो भारत जैसे देश को इन देशों के जो डिसीजंस होते हैं इससे कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे हम इसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनको ये लोग अपने डिसीजन मेकिंग पावर से काबू में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ओपेक का प्रभाव और प्रभावशीलता भू राजनीतिक घटनाओं, वैश्विक तेल मांग में बदलाव और नए तेल उत्पादकों के उद्भव जैसे कारकों के कारण समय के साथ भिन्न हो सकती है। देखो, अब एक बात कर दे। देखो, जब इराक यानी कि सद्दाम हुसैन का जब जमाना था, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि हम अमेरिकन डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम यूरो में तेल बेचेंगे। तो अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया, पूरा देश तहस नहस कर दिया। उसके बाद जो लीबिया है, लीबिया का जो तानाशाह था उसने क्या बोला था, हम भी डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, हम गोल्ड में तेल बेचेंगे। तो उसको भी क्या किया गया, लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। अमेरिका ने वहाँ पे तख्ता पलट करवा दिया। उसके बाद और भी बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका को कुछ किसी ना किसी बाबत में विरोध कर रहे थे, जैसे कि ईरान हो गया। अमेरिका ने इनको तहस नहस कर दिया। तो ये भी एक चीज़ है कि ये तेल बेचने वाली जो कंपनियां, तेल निकालने वाले देश, तेल निकालने वाली जो देश है, बेचने वाले देश है, इनके डिसीजन का असर इस रीजन पे भी पड़ता है जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे वॉर चल रहा है, इसका एक रीजन तेल है। वेनेजुएला का राष्ट्रपति ट्रंप ने किडनैप कर दिया है, उसका रीजन भी तेल है। कहने का मतलब है कि दुनिया के अंदर जियोपॉलिटिकल कंडीशन के लिए भी ओपेक कंट्री जिम्मेदार होती है, इनके डिसीजन जिम्मेदार है। आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखे। हाँ भाई, आप बोल रहे हो डॉलर में लेना है, ले लो, डॉलर में लेंगे बस पेमेंट, लेकिन हमारे देश पे कुछ आप गलत काम मत करना। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है, जिससे आगे जाके स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखेंगे ईरान के तेल की वजह से ट्रंप ने तो न्यूक्लियर और वो सब चीज़ें बहाना है। आपको भी पता है कि ईरान के तेल की वजह से ईरान पे हमला किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, निफ्टी 26,000 से सीधा आया है 23,000। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, ओपेक कंट्रीज की वजह से बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इस पे हमें ध्यान रखना जरूरी है। इसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव और निगेटिव असर पड़ता है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये देश ही ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है, इनके अलावा भी और भी देश है। तो देखिए वो कौन से हैं, तो उन्हें ओपेक प्लस बोला जाता है। ओपेक प्लस तेल उत्पादक देशों का एक गठबंधन है जिसमें ओपेक सदस्य तो है ही, साथ में रूस और जैसे अदर जो नेशन है जहाँ पे तेल मिलता है वो भी देश शामिल है। वो तेल उत्पादन स्तरों के समन्वय, कीमतों को स्थिर करने और वैश्विक तेल बाजार में अधिक आपूर्ति या कमी को रोकने के लिए काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो देखो, ओपेक प्लस भी वही काम करते हैं जो ओपेक कंट्रीज करती है। ठीक है। ये प्रोडक्शन में कमी या प्रोडक्शन बढ़ाना, इसके ऊपर मीटिंग करके निर्णय लेते हैं। और इनका जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है इसके ऊपर बहुत बड़ा एक हैंड रहता है ऑलवेज। तो देखिए, ओपेक मेंबर यहाँ पे ब्लू वाले डॉट्स में दिखाए गए हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा इराक। और यहाँ पे किसका कितना हिस्सा है वो भी दिखाया गया है, 2022 तक का डेटा है। ठीक है।
सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा ऑयल है। इराक है, यूएई है, कुवैत, ईरान, एंगोला, नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, कॉन्गो, गेबन, इक्वाटोरियल गिनिया, ठीक है। ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पे ये ओपेक में आते हैं। फिर ओपेक प्लस में कौन कौन आता है, तो मेक्सिको आता है, कजाकिस्तान आता है, ओमान आता है, अजरबैजान, मलेशिया, बहरेन, साउथ सुडान, ब्रुनेई, सूडान। ये सब नॉन ओपेक पार्टिसिपेंट्स है जिन्हें ओपेक प्लस अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। इनकी क्षमता कितनी, तो देखो ओपेक वालों की क्षमता है 28.7 मिलियन बैरल्स पर डे। ठीक है, एक बैरल का भाव अभी आपने देखा $103.76 है यूएस ऑयल का। और नॉन ओपेक कंट्रीज यानी कि ओपेक ओपेक को छोड़ के जो कंट्रीज है वो 16.5 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल निकालते हैं। दोनों का मिला के आप देखेंगे तो लगभग ये 45 से 50 मिलियन बैरल के आसपास 2022 के टाइम पे निकलते थे तेल। अब इससे ज़्यादा निकलते होंगे, दुनिया में इससे और भी ज़्यादा तेल निकलता है, क्योंकि छोटे छोटे जो देश है भारत जैसे जहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में तेल निकलता है वो तो यहाँ पे शामिल किए गए नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ओपेक और ओपेक प्लस दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो गाइज अब हम चैट जीपीटी को पूछेंगे कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज का इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर होता है, ये 5 पॉइंट्स में हमें बताओ। पहला चैट जीपीटी क्या बता रहा है कि कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होता है। ओपेक या ओपेक प्लस अगर प्रोडक्शन घटाते या बढ़ाते हैं तो क्या होता है, क्रूड ऑयल की प्राइस चेंज होती है। भारत का मोस्ट ऑफ जो पार्ट है ऑयल का वो इंपोर्ट होता है, तो अगर तेल महंगा होता है तो कंपनियों का जो कैपिटल है प्रोडक्शन के लिए वो ज़्यादा लगता है, कंपनियों को प्रॉफिट कम होता है, यानी कि तेल की कीमतें बढ़ेगी, कंपनियों का प्रॉफिट कम होगा, स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। तो ऑलवेज याद रखना स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइसेस एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में चलते हैं। आप देखेंगे यूएस ऑयल ऊपर जा रहा है मार्च के महीने से लेके, तो आप देखो निफ्टी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। इसका रीज़न क्या है आपको अभी पता चल गया होगा कि प्राइस बढ़ेगी तेल की तो कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि कंपनियों को जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है अपना प्रोडक्शन करने के लिए वो ज़्यादा लगेगा। महंगाई भी बढ़ती है, देखो तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे मार्केट में पैसा कम आता है, डिमांड कम होती है, सेल्स कम होता है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। उसके बाद सेक्टर्स पर अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। निगेटिव इफेक्ट किस पे पड़ता है, एयरलाइन पे, क्योंकि जेट फ्यूल महंगा हो जाता है। पेंट पेंट के अंदर भी बहुत सारा ऑयल यूज़ किया जाता है, क्रूड ऑयल के कुछ पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। एफएमसीजी जो ग्रोसरी और बाकी सब आइटम्स है वो महंगे हो जाते हैं। पॉजिटिव संकेत क्या होते हैं कि ऑयल कंपनियां जैसे ओएनजीसी हो गए इनको थोड़ा प्रॉफिट होता है, यानी कि सेक्टर वाइज इम्पैक्ट अलग होगा। अगर ऑयल महंगा होता है तो कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा, कुछ सेक्टर्स को नुकसान होगा। हमें यह देखना जरूरी है कि किस सेक्टर को फायदा होगा। अभी ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, वॉर की वजह से प्राइसेस बढ़ी, तो आप देखो एयरलाइन कंपनियों की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, टिकट महंगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है। पेंट कंपनियों को केमिकल्स नहीं मिल रहे, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने से क्या हुआ है कि जो ग्रोसरी और बाकी सब आइटम्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आइटम्स है, उसकी जो प्राइसेस है वो बढ़ गई है। तो ओवरऑल बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो लॉस में चल रहे हैं। कंपेयर करेंगे ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, ये जो कंपनियां हैं इनको थोड़ा फायदा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत ने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कंट्रोल में रखे, इसलिए इतना भी ज़्यादा फायदा इनको नहीं हो रहा है। तो अलग सेक्टर का हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। आगे देखिए, इंडियन रुपीस कमजोर पड़ता है, तेल महंगा होगा, ज़्यादा डॉलर खर्च होंगे तो इंडियन रुपीस कमजोर होता है। एफआईआई क्या करते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, मार्केट गिर सकता है, और यही हो रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। यूएसडी आईएनआर देखो, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये मैंने आपको एक लाइन बना के दी थी भाई, यहाँ से यहाँ तक आया, अब यहाँ आएगा और यहाँ जाएगा, तो वही हो रहा है। 95 इंडियन रुपीस देने पड़ रहे हैं अगर $1 आपको लेना है, तो अभी 93.34 पे आया है। ये तो पीस डील होने वाली थी इसलिए नीचे आया था, पीस डील नहीं हो रही तो वापस से ऊपर जा रहा है। और जो मैंने नक्शा बनाया था अब वो कुछ इस तरह से बनेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आया और वापस से अब 97 तक ऊपर जा सकता है। तो देखो ऑयल महंगा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो सिंपल एक चीज़ है कि इंडियन रुपीस गिर रहा है और गिरेगा, तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट होगा। एफआईआई डीआईआई पैसा निकाल रहे हैं, डेली आप डेटा देखते होंगे, तो इससे क्या होता है, बाजार कमज़ोर पड़ रहा है, निफ्टी नीचे गिर रहा है। मार्केट सेंटिमेंट एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, ओपेक प्लस के फैसले ग्लोबल होते हैं, अचानक प्रोडक्शन कट होता है तो मार्केट में पैनिक आता है, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है। क्योंकि प्रोडक्शन कट होता है तो क्या होता है, ये लोग अ, तेल निकालना कम करेंगे तो बाजार में तेल कम आएगा, प्राइसेस बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगा।
तो ये कुछ मिले जुले ऐसे संबंध है जो ओपेक या ओपेक प्लस के फैसलों से स्टॉक मार्केट में ये दिखता है। अब चैट जीपीटी को हम ये पूछते हैं, ओपेक और ओपेक प्लस की, ठीक है, ओपेक प्लस की लास्ट मीटिंग में प्रोडक्शन का क्या फैसला था। ठीक है, क्या बताता है चैट जीपीटी, देखते हैं। देखो, ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया। करीब 2.6 लाख बैरल्स पर डे इंक्रीज किया जाएगा, और ये इंक्रीज अप्रैल 2026 से लागू किया गया है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों बढ़ा है? जनवरी से मार्च तक प्रोडक्शन स्टेडी रखा गया था, ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। अब डिमांड और मार्केट स्टेबल होने पर धीरे धीरे कट्स हटाने शुरू किए गए। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, ये बहुत छोटा इंक्रीज है, मतलब मार्केट को स्टॉक नहीं देना चाहते। ऑयल प्राइस को स्टेबल रखने का इनका लक्ष्य है। शॉर्ट समरी, प्रोडक्शन कम नहीं किया बल्कि थोड़ा इंक्रीज किया, और फ्यूचर में धीरे धीरे और इंक्रीज करने का संकेत है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब इस प्राइसेस को कंट्रोल में लाने के लिए ये लोग यही करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि मार्केट में ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी या तो नीचे आ जाए या फिर स्टेबल रह जाए, ऊपर ना जाने दी जाए। ठीक है, तो ये लास्ट डेटा था। अब ये डेटा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ठीक है, तो देखो मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा। प्रोडक्शन डेटा कहाँ देखने मिलता है? एआई का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रेडा प्रोडक्शन डेटा देखने के लिए सबसे भरोसेमंद जो है, मंथली रिपोर्ट आती है ओपेक की, जिसे मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट यानी कि MOMR कहा जाता है। ये हर देश का प्रोडक्शन देखने का आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो WTI या फिर US ऑयल की जो इन्वेंट्री होती है, जो हर हफ्ते आती है। ठीक है, वो देखना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कब आता है? तो देखिए, US ऑयल का जो इन्वेंट्री है वो हर मंगलवार को आता है रात के, मतलब इंडिया टाइम जो यहाँ पे दिया है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा जो मेन डेटा होता है, ठीक है, ये वाला अर्ली सिग्नल होता है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो मेन डेटा होता है वो हर बुधवार को रात को 8 से 9 बजे के बीच में आता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको कैसे रीड करना है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस में एक टॉपिक है इन्वेंट्री रीडिंग। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अ, कैसे हम इसको रीड करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस में ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको इन्वेंट्री रीड करने का बताने वाला हूँ। ये सिर्फ 3 लाइन का डेटा होता है, उसमें ही आपको समझना होता है। ठीक है, तो चलिए, ओपेक और ओपेक प्लस हमारा टॉपिक हो गया, बाकी हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।